Is my voice clear? No sir, it's breaking. अभी भी ब्रेक हो रहा Now break. है। मुझे तुम लोगों की आवाज ब्रेक होते हुए आ रही है। Sir, Now Yes. अभी ठीक? yes sir. Yes. हाँ, Yes sir. गुड, फाइन। सो अगेन लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था दैट वाज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। करेक्ट, लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सो फॉस्फेट मॉलिक्यूल, रादर पेंटोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एंड देन वी हैव ऑप्शन सर फिर से क्रैक हो रहा है। साई Yes, प्रसाद sir. चाय पी के आया, स्नेहा एंड अनन्या। फिर से क्रैक हो रहा है। सर आपका वॉइस थोड़ी देर ब्रेक होता है, फिर थोड़ा आता है, फिर से ब्रेक होता है। ऐसे ही करता, स्पीड ब्रेकर है मेरा वॉइस। सर लेकिन समझ नहीं आ रहा ना फिर कुछ। एक मिनट। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? Yes sir. हाँ हाँ सर। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही रुक रहा हूँ और फिर पूछ रहा हूँ आपको। अभी सुनाई दे रहा है? अपने आप हो रहा है, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एनीवे, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम न्यूक्लियोटाइड्स, इफ यू रिमेंबर, फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड। सर कटिंग मैं नहीं करता, कटिंग अमन, कटिंग सलून जाना पड़ेगा तेरे को। सर वापस वॉइस बीच में ब्रेक। वीडियो बंद करूँ क्या थोड़ी देर के लिए? Yes, sir. चलेगा. हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, चलो गुड। तो आई वाज सेइंग दैट लास्ट टाइम इन लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था। What are nucleotides? Nucleotides are the basic units or the functional units of, or rather monomers for DNA, which are made up of what? Which are made up of pentose sugar, phosphate molecule and nitrogen base. फिर पेंटोस शुगर क्या होता है वो हमने पढ़ा, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर, डीएनए आरएनए। फिर उसके बाद फॉस्फेट मॉलिक्यूल PO4 के बारे में डिस्कस किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ नाइट्रोजन 2. What are these two Sir, सर your फिर voice से is वॉइस ब्रेक हो lagging. रहा है। different सर types फिर of से वॉइस ब्रेक nitrogen हो गया। bases? Can anyone tell me? क्या हो रहा है? वॉइस ब्रेक हो गया। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। आना यार, मैं तो गिटार नहीं बजा रहा हूँ लेकिन फिर भी गिटार बज रहा है। हाँ, Priya is saying purines and pyrimidines. Can you all hear me now? सर अभी भी थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। Yeah. What is this? एक मिनट रुको। Okay, now can you hear me properly? नहीं? हाँ, नहीं, सर हाँ, अभी भी थोड़ा सा ब्रेक हो तुम्हारी आवाज मुझे ब्रेक होते हुए लग रही है। बीच में कट रहा है, ऐसा Yes, क्लियर है। sir. सर ऐसे जब आप बोल रहे हो ना तब क्लियर आती है, आप सिखाने लग जाते हो तो वो ब्रेक हो सकती है। तो डू यू मीन टू से कि मैं ऐसे बोलते रहूं? वाह, श्रावणी ने डिस्कवरी किया क्योंकि आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है ये। थैंक यू श्रावणी।
तुम लोग मैसेज पे गप्पे मारोगे कि मैं पढ़ाना चालू करूँ? सर आपका अभी आवाज वापस ब्रेक हुआ। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, नहीं सर, लैग हो रहा है फिर भी लैग हो रहा है एकदम थोड़ा। एकदम थोड़ा सा। अभी अभी क्लियर नाउ है। इट इज क्लियर, नाउ इट इज Yes, क्लियर। हाँ clear है सर। ओके, चलो देखते हैं कहाँ तक ये चलता है, नहीं तो फिर वापस नेटवर्क बदल दूंगा मैं। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं किसके बारे में बात कर रहा था? सो आई वाज टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, अब सुनाई दे रहा है? Yes सर, clear है आवाज। हाँ, चल गुड, फाइन। सो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में मैं बात कर रहा था। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, ऐसे दो होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। प्यूरिन्स में क्या क्या आता है? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द प्यूरिन? क्या होते हैं? व्हाट आर प्यूरिन्स? एडेनाइन होता है, और क्या होता एडेनाइन है? एंड ग्वानाइन। किस साइटोसाइन होता है? नहीं, एडेनाइन ग्वानाइन एंड होता है। ग्वानिन। और पिरिमिडिन्स में क्या होता है? थायमिन एंड Cytosine, साइटोसिन। thiamine, and uracil. Very good. And uracil. And uracil is found where? Uracil is found in the RNA. RNA। very good. It is found in the RNA. Correct. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहता है। थायमिन एंड एडेनाइन, एडेनाइन एंड थायमिन will form a double hydrogen bond, and guanine and cytosine will form the triple hydrogen bond. ऐसा हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं डीएनए को। Let's have a close look at the DNA. Now DNA is nothing but a double helical structure. So the DNA double helix has two strands which are twisted together around the central axis. तो अगर ये डायग्राम में भी अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे आपको सेंट्रल एक्सिस दिखाई दे रहा है। करेक्ट? सो इट इज बेसिकली गेटिंग ट्विस्टेड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। हेलिकल का मतलब आता है ट्विस्ट, लाइक दिस। सो दिस इज लाइक एन हेलिकल, स्प्रिंग की तरह, अमूली। Okay, so that is helical. So but as I said, if you try to unwind इसको, अगर हम लोग unwind करते हैं तो it looks something like this, like a ladder. करेक्ट? इसी लैडर को अगर आपने ट्विस्ट कर दिया तो फिर हो जाएगा आपका हेलिकल स्ट्रक्चर। करेक्ट? सो इट अपीयर्स लाइक अ लैडर। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज सीन समथिंग लाइक दिस। एक स्टैंड ऐसा आएगा, फिर दूसरा स्टैंड इस तरीके से आएगा। करेक्ट? अभी इसको मैं सीधा कर रहा हूं, इसको मैं स्ट्रेट कर रहा हूं। व्हेन आई मेक इट स्ट्रेट, इट विल स्टार्ट अपीयरिंग लाइक दिस। ये इस तरीके से आपको दिखेगा। इसके बीच में ये रंग्स ऑफ लैडर्स है। ओके, और ये रंग्स ऑफ लैडर बनते हैं नाइट्रोजनस बेस से, नाइट्रोजन बेसिस से, लाइक दिस। इसको जब मैं स्ट्रेट करता हूं तो इट स्टार्ट्स अपीयरिंग लाइक दिस। व्हेन आई अनकॉइल दिस, देन इट अपीयर्स लाइक दिस। नाउ ईच स्ट्रैंड, सपोज अगर मैं एक एक पढ़ता हूं, तो ये इसका एक मेन स्ट्रैंड है और इसका ये रंग्स है लैडर वाले। ठीक है? सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर। अलोंग विद द पेंटोज शुगर इट हैज एन अटैचमेंट विद द फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और द रंग्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। तो बन गया ये एक आपका न्यूक्लियोटाइड। फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से रहेगा, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड ऐसे आएगा, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड ऐसे आएगा, फिर पांचवा ऐसे आएगा, फिर सिक्स्थ वन, लाइक दिस, एंड इट कंटिन्यूज। राइट? तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रैंड बनना चालू हो जाएगा। तो लैडर का ये जो स्टिक होता है बड़ा वाला, इट इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल।
Whereas ये जो रंग्स होते हैं, these rungs are made up of nitrogen bases. इससे ये बनता है। तो एक साइड में अगर ऐसा रहेगा तो नेचुरली दूसरे साइड में भी ऐसा ही रहेगा। अब ये डायग्राम में क्या किया ना, उन्होंने इनको सीधा ही दिखाया, लेकिन ये होता है उल्टा। तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि एक्चुअली स्ट्रक्चर्स कैसे आते हैं, बट दिस इज हाउ इट अपीयर्स। सो लैडर का ये जो बैकबोन है या फिर बैक स्टिक है, दैट इज मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और इसके जो रंग्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। और नाइट्रोजन बेसिस कौन से है? सो नाइट्रोजन बेसिस हमने पढ़ा, प्यूरिन्स आर एडेनाइन एंड गुआनिन, pyrimidines आर थायमिन एंड साइटोसिन एंड यूरासिल। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर बनेगा। Now, this particular structure, कौन सा? The nucleotide, one nucleotide will be attached to another nucleotide. थोड़ा ध्यान दो इधर अभी, हाँ? There is one nucleotide which will be attached to the second nucleotide. अगर आप पूरा कार्बन का स्ट्रक्चर देखते हो ना, so this carbon is basically is a third carbon. तो अगर हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं, this is first, second and third, फिर यहां पे रहता है फोर्थ, और फोर्थ को ही अटैच रहता है फिफ्थ कार्बन, करेक्ट? तो इस तरीके से ये अटैचमेंट रहेगा। सो वी हैव दिस थर्ड कार्बन C3, उसको हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज कार्बन नंबर 3 टू विच OH ग्रुप विल बी अटैच्ड, एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन टू विच CH2 इज अटैच्ड। तो मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का वन एंड विल बी अटैच्ड टू द फिफ्थ कार्बन एंड अनदर एंड विल बी अटैच्ड टू द थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर। लाइक इफ यू सी हियर, दिस वन इज द फिफ्थ कार्बन और ये इसका थर्ड कार्बन को ये पेंटोस शुगर अटैच्ड है। फिर यहाँ पे और एक नीचे आएगा तो इधर एक पेंटोस शुगर इस तरीके से आएगा, पेंटोस शुगर लाइक दिस, सॉरी फॉस्फेट मॉलिक्यूल लाइक दिस। तो इस तरीके से ये अटैचमेंट रहेगा टू ईच अदर। नहीं समझा? अमन, दिस आर कार्बन, पेंटोस शुगर है ये, यहाँ पे रहता है ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरीके से ये रहेगा। अभी दिस इज थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर, हियर वी हैव द फिफ्थ कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर। फोर्थ के साथ फिफ्थ डायरेक्टली अटैच रहता है, इधर नहीं रहेगा, इंस्टेड इट विल बी प्रेजेंट हियर। तो थर्ड कार्बन को कौन अटैच्ड है? OH ग्रुप अटैच्ड है। फिफ्थ कार्बन को कौन अटैच्ड है? CH2 अटैच्ड है। तो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो रहता है ना, इसका वन एंड विल हैव द अटैचमेंट विद द फिफ्थ कार्बन, अनदर एंड विल हैव द अटैचमेंट विद द थर्ड कार्बन, और इस तरीके से ये पूरा लैडर ऐसे बनना चालू हो जाएगा। तो ये डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट? सो यस, यू नीड टू ड्रॉ दिस एंड राइट दिस, ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेंटोस शुगर है। कैन यू सी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बीइंग प्रेजेंट हियर? दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड एंड थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन को एक पेंटोस शुगर अटैच्ड है। फिर ये फिफ्थ कार्बन है, तो इसका मतलब फिफ्थ कार्बन को भी पेंटोस शुगर का अटैचमेंट रहेगा। सर मतलब 3 and 5 पे फॉर, यस करेक्ट। सो थर्ड कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे पेंटोस शुगर अटैच रहता है। एंड इफ यू सी हियर, दिस स्ट्रैंड इज गोइंग इन द दिस डायरेक्शन एंड दिस स्ट्रैंड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसका जो पेंटोस शुगर है वो रहेगा फिफ्थ कार्बन पे अटैच्ड, और ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसका जो पेंटोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप है वो रहेगा इसके थर्ड कार्बन पे अटैच्ड। Clear? So we call this end as a 5' end. We call this end as 3 carbon or 3' end. This end will be called as 3' end or 3 carbon end. This end will be called as 5' or 5 carbon end. Correct? So this ladder, this one is going in this direction. This one is going in this direction. Opposite direction में ये जा रहे हैं। सर थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन हैव पेंटोस शुगर, और पेंटोस शुगर नहीं, फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोस शुगर का थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन इज अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। आदित्य, पेंटोस शुगर है ना ये बीच वाला, उसका थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन विल हैव द अटैचमेंट विद द फॉस्फेट मॉलिक्यूल। Sir, so can we say that two pentose sugars are sharing one phosphate molecule? Yes, perfect. Not sharing, they are getting linked. और वो लिंक कैसे होता है? तो वो लिंक होता है विद द हेल्प ऑफ अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। गेटिंग दिस?
So the linkage is with the phosphodiester bonds. Getting my point now? So what you are saying is right. So one phosphate molecule is connecting to the third carbon of one pentose sugar and fifth carbon of another pentose sugar, or its adjacent pentose sugar. But the connection is known as phosphodiester linkage or phosphodiester bond. अब समझ में आया आदित्य? यस सर। हाँ, तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। तो आप क्या करो ना, व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज टू जस्ट ड्रॉ। क्या ड्रॉ करना है आपको? आपको है ना, मैं आपको लाइन करके दे रहा हूं, यू नीड टू ड्रॉ दिस मच, इतना ड्रॉ करो बस। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। कौन सा लास्ट स्लाइड? इसके पहले इसके पहले वाला। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये इतना ही ड्रॉ करना है, ये वाला, दिस वन। यस सर। चलो यहाँ पे एक बार फिर से देखो। सपोज अगर आपको ना इधर भी कंफ्यूजन आ रहा है, मैं जो निकाल रहा हूं वो देखो एक बार। हाँ, दिस इज पेंटोस शुगर, ओके, दिस इज नाइट्रोजन बेस, फाइन। हियर वी हैव कार्बन नंबर 5 जिसको अटैच्ड है 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, करेक्ट। अच्छा, अभी यहाँ पे फिर से एक नाइट्रोजन पेंटोस शुगर है। सब लोग ध्यान दो इधर ना, अभी लिखो मत कुछ। और इधर नाइट्रोजन बेस है। इसको भी एक 5th कार्बन पे कौन अटैच रहेगा? फॉस्फेट मॉलिक्यूल। बट आर दीज टू लिंक्ड राइट नाउ? आर दीज टू लिंक्ड राइट नाउ? ये दोनों लिंक्ड है क्या अभी? No. नहीं। तो यहां पे क्या होता है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है विच लिंक्स लाइक दिस, करेक्ट। सो दिस इज योर 3rd कार्बन, दिस इज योर 5th कार्बन। तो नेचुरली अगर यहाँ पे और एक पेंटोस शुगर रहेगा, इसको नाइट्रोजन बेस रहेगा, तो इसका भी 5th कार्बन पे कौन है? फॉस्फेट। लेकिन ये वाले पेंटोस शुगर का फॉस्फेट इज अटैच्ड टू द 3rd कार्बन ऑफ द प्रीवियस पेंटोस शुगर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो बना हुआ है ना, दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ओके। आर यू गेटिंग दिस? प्रिया को नहीं समझ में आ रहा है, भक्ति को नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, हाउ इट इज द 5th कार्बन ये समझ में नहीं आ रहा है। सो बेसिकली ना, यहाँ पे कार्बन की जगह होता है ऑक्सीजन। हियर वी हैव 4th कार्बन, और इसी 4th कार्बन के साथ अटैच रहता है 5th कार्बन। सो इफ यू सी इन दिस डायग्राम, ये वाला, कैन यू सी दिस? तो इन्होंने कैसे निकाला है देखो, ये ऐसे है, लाइक दिस। दिस इज योर 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, और 4th कार्बन को अटैच रहेगा 5th कार्बन, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? और ये 5th कार्बन को अटैच्ड कौन है? ये 5th कार्बन को अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सी सर। सी 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 एंड ओ, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलो, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, वेरी गुड, चलो, नाइस। अभी ये डायग्राम जो मैंने लाइन मारा है ना, उतना सिर्फ ड्रॉ करके रखो आपके ग्रुप, आपके नोटबुक में। बुशरा सर, कितने स्लाइड्स हुए अब तक बताओ ना? 2-3 ही स्लाइड्स हुए। बुशरा लेट आई, बहुत ज्यादा मत छोड़ो, आधा पेज छोड़ो। सर आई वांट माइक ऑप्शन।
तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो क्या? यस सर। मैं वापस फिर से एक बार समझाऊंगा, और ये जेनेटिक्स में फिर से अपने को पढ़ना ही है, सो डोंट वरी, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको। Nitrogen base will be attached on the first carbon. ओके हाँ, ये क्या हुआ प्रज्ञा? यू वांट टू से समथिंग? हाँ ठीक है। हो गया तो बोलो हाँ। नहीं हुआ सर। हाँ हाँ। और थोड़ा बड़ा डायग्राम निकालो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि क्या चल रहा है। इसको जूम नहीं कर पाएंगे? सर हम लोग कर सकते हैं वो जूम ऑटोमेटिक खुद। हाँ तो तुम लोगों को कर सकते हो ना, मेरा जूम क्यों करवा रहे हो स्लाइड? सर वो जो फॉस्फोरिक ग्रुप है तो उसके भी मतलब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कनेक्ट बॉन्ड हुए हैं और दो ओपन है, तो वो दो ओपन वालों से भी और कोई ये मतलब और उससे भी आगे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होगा क्या? नहीं नहीं, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा है ना, दो ही स्ट्रैंड वो होते जो हैं दो ना। ऑक्सीजन है वो ओपन ही रहेंगे, मतलब जो ओपन ही हर रहेंगे, एक ये फॉस्फोरिक ग्रुप। ऑक्सीजन ओपन ही रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। हाँ ठीक है सर। हाँ, क्योंकि डीएनए को स्ट्रैंड दो ही होते हैं ना। डन सर। हाँ हो गया सबका। शैल वी मूव अहेड? नो सर। जल्दी जल्दी करो। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या फिर बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। सर हाँ वो जो बॉन्ड बने ना एडेनिन थाइमिन में,
और वो दोनों में वो जब बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वहां पे कुछ ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं, वो क्या है? कौन से? हाँ ये वही। वाले ना? हाँ So that is the chemical structure of these adenine, thymine, guanine and cytosine. तो उनके लिंकेजेस है ना, तो वो केमिकल स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था, देखो उसमें मेरे ख्याल से दीज आर ऑल OH या फिर COH ग्रुप से, वो जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। ओके सर। हाँ डन सर। यस। चलो, so this is known as the phosphodiester bond or phosphodiester linkage. So but then as I said earlier also, the strands are in a opposite direction. ये दोनों भी opposite direction होता है। तो अगर आप देखोगे तो this has the 5 carbon end, whereas the opposite end is the 3 carbon end. लेकिन दूसरे strand का अगर आप ये वाला end देखोगे तो it has 3 carbon end and 5 carbon end. That is why these strands are considered and called as the anti-parallel strands. इसको हम लोग बोलते हैं anti-parallel strand. And why these are anti-parallel strand? To make sure, क्योंकि ये opposite poles will attract each other का concept है ये. So naturally they will start attracting each other and will remain joined and intact with each other. इसके लिए इनके दोनों के opposite poles रहते हैं. But then they should be connected to each other, especially these nitrogen bases. So nitrogen bases are connected to each other with the help of a weak hydrogen bond. ठीक है? So it is like thiamine and adenine will get attached by 2 hydrogen bonds, and guanine will get attached with the cytosine with the 3 hydrogen bond. ठीक है? So they are called as weak hydrogen bond because they need to split, easy to break. इसके लिए उसको बोला गया है weak hydrogen bond. Correct? And that is how DNA will show complementary base pairing. Complementary base pairing मतलब क्या? जहां पे adenine है वहां पे thiamine आएगा ही, जहां पे guanine है वहां पे cytosine आएगा ही. So it shows complementary base pairing. So adenine and guanine, thiamine and cytosine. So this one is the purine, this one is the pyrimidine. So purine और pyrimidine का अगर आप रेशो देखते हो तो it will always remain constant. अगर यहाँ पे AG ऐसा है which is a type of purine, जितने purines है उतने ही आपको pyrimidines मिलेंगे. ठीक है? So the ratio of purines and pyrimidines here in any DNA will always remain constant, and that ratio will always be 1:1. ठीक है? ये कभी भी चेंज होता नहीं है. अगर ये चेंज होता है मतलब the person will suffer from genetic disorder. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस, महक ने हाथ ऊपर किया है. महक. अच्छा, आर यू आर गेटिंग दिस? सिंपल है ये, थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह है. जितने प्यूरिन्स रहेंगे उतने pyrimidines रहेंगे, बिकॉज द रेशियो विल रिमेन सेम. सो इट इज 1:1. राइट? तो ये थोड़ा सा आप अभी पार्ट लिख लो. दिस इज द लास्ट स्लाइड. न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सर इसके पहले का भी? हाँ सर. ये वाला? डन सर. एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझा ना सबको? हाँ सर. ऐसे से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए करो तो उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं रहेगा. ठीक है? तो एक ही साइड रहेगा, मतलब एसएसडीएनए विल हैव ओनली वन साइड, इधर दिस वन और दिस वन. दैट्स कॉल्ड एज एसएसडीएनए.
Complementary pairing will not be there. Sir, so genetic abnormalities are created when the pyrimidine ratio gets, yes, one of the reason, Aditya. One of the reason is when the purine pyrimidine ratio gets disturbed, then it will lead to this. उसके लिए बहुत सारे reasons है, addition, deletion, ऐसा बहुत कुछ है. कभी कभी जीन्स का पोजीशन बदल जाता है तो उससे डिसीज हो जाते हैं. कोई एडिशनल जीन ऐड हो जाता है तो उससे डिसीज होता है. कोई डिलीट हो जाता है उससे डिसीज होता है. फिनिश्ड? बायो सर. सबका हो गया लिख के? यस सर. हाँ लिखो जल्दी. जल्दी करने का, जल्दी लिखने का. हमारे पास टाइम नहीं ना भाई. डन सर. ओके. Done, sir. एक मिनट, हाँ जरा. Okay, there are some questions which the students are asking me, sir, what happens if the ratio changes? Ratio अगर change हो गया ना बेटा, तो then that will lead to genetic disorders. अलग अलग टाइप के डिसीजेस होते हैं ना. there is something called as genetic disorder, there is something known as chromosomal disorder. तो यहाँ पे ये genetic disorder हो जाएगा. करेक्ट. लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतना इजी नहीं है समझना. ये बहुत बेसिक मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. ओमकार, मैंने अभी तक चाय नहीं पिया है, मेरी चाय अभी आएगा और मैं पीऊंगा. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्वायरिंग. ओके, सो डीएनए का स्ट्रक्चर तो हो गया. लेट अस अंडरस्टैंड दी आरएनए नाउ. दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड. आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है वैसा आरएनए सिंगल स्ट्रैंड से बना होता है. सो सिंगल स्ट्रैंड विल मेक दिस एंटायर स्ट्रक्चर. ये क्या आ गया? प्ले म्यूजिक क्यों? शट अप. ओके, सो यहाँ पे आएगा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. सो हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड? एज आई सेड, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, बट इन सर्टन केसेस, इन सर्टन आरएनएस, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इट माइट अंडरगो ट्विस्टिंग. अगर इनका ट्विस्टिंग होता है तो देयर रिस्पेक्टिव बेस पेयर्स विल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड विथ ईच अदर. और यहाँ पे ट्विस्ट होने के बावजूद भी whatever base pairs they will get connected, they will be in the form of the same ratio as we have seen in the DNA. जैसे DNA में देखा वैसा. So this is a single stranded structure, or you can say folded upon itself. If it is folded upon itself, then it will start forming the base pairing.
तो इनका बेस पेयर चालू हो जाएगा, where thiamine will be replaced by uracil. So A will join to U and C will join to G like this. ऐसे ये होगा. So it will be AUGC instead of ATGC. Are you getting this? तो आरएनए जनरली फोल्ड होता नहीं है. अगर फोल्ड हो गया तो फोल्ड होने के बाद इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स. और जब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनाएगा, सो दैट टाइम थायमिन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. इज इट क्लियर? नो, इट विल बी फोल्डेड, इट वोंट बिकम डबल स्ट्रैंडेड. श्रावणी, फोल्डिंग कहां होगा? पर्टिकुलर जगह पे ही होगा. नॉट द एंटायर स्ट्रैंड विल नॉट बी फोल्डेड. अगर कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे फोल्ड आ गया तो दिस फोल्ड विल हैव द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर. ऐसा है. समझ में आ रहा है? सो इट वोंट बिकम डबल स्टैंडर्ड. अगर उसको डबल स्टैंडर्ड बनना है तो कंटिन्यूस होना चाहिए फिर वो. ठीक है, चलो. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट नाउ. ये पहले लिख लो अच्छे से, फिर टाइप्स बोलता हूं मैं आप लोगों को. Done? No, sir. 1 minute. Yeah. RNA will not have thiamine beta. That is what I'm saying. Thiamine is replaced by uracil. Can you see a sentence here? पीयूष, समझा आपको? नूपुर, दिया मैंने माइक ऑप्शन आपको. हाँ, गुड. शैल वी नाउ? Yes, sir. Okay. Chalo. Now there are different types of RNA. Sir, you are not audible. सर, आपका शायद वॉइस ब्रेक हो रहा है और आवाज भी नहीं आ रहा है. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. हाँ सर, अब आवाज. अब आ रही. ठीक है. आ गया, मैं आ गया. Okay, so we have two different types of RNA. One is known as the genetic RNA and the other one is known as non-genetic RNA. ठीक है, सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ, sir. Good. So we have two different types of RNAs here. One is the genetic RNA and the other one is non-genetic RNA. अभी ये आप लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा है जेनेटिक आरएनए वाला कॉन्सेप्ट. नॉन जेनेटिक का आप लोगों ने पढ़ा है. तो जिन्होंने भी मुझे टाइप्स दिए ना, दे आर कॉल्ड एज नॉन. अभी जेनेटिक और नॉन जेनेटिक का मतलब क्या आता है? जेनेटिक आरएनए मींस द वन व्हिच एक्चुअली फॉर्म्स द जीन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. अभी ह्यूमन बीइंग्स में जेनेटिक आरएनए होने के चांसेस है क्या? ऑब्वियसली नहीं. So where exactly do we find this genetic RNA? So genetic RNA is basically where the organism has the genetic material as RNA. ठीक है? Any organism, very good Aditya, any organism which has the genetic material as RNA will be known as genetic RNA. जैसे for example plant viruses or even animal viruses. क्योंकि viruses will have their own genetic material as RNA. Therefore, this is known as genetic RNA. For example, in case of plant viruses, the one which causes viral infections in plants only.
सिर्फ प्लांट्स में जो वायरल इन्फेक्शन लाएगा उसको हम लोग प्लांट वायरसेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV. वेरी गुड सानिका, सानिका ने पहले ही बोल दिया था. टोबैको, सानिका वाड़िम्बे, टोबैको मोज़ैक वायरस, वेरी गुड, विच इज नोन टू कॉज दिस डिसीज in the leaves. ठीक है, so tobacco mosaic disease of the leaf is what we call this as. So Franklin Conrad first demonstrated the genetic RNA of TMV. तो पहली बार जेनेटिक आरएनए TMV का इन्होंने डिस्कवर किया था या फिर डेमोन्स्ट्रेट किया था. हिज नेम इज फ्रैंकिल कॉनराड. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट MCQ. ओके, लास्ट स्लाइड सर, लास्ट स्लाइड सर, लास्ट स्लाइड, ये वाला, दिस वन. श्रेया, तू कहां चली गई थी श्रेया? कर दिया अलाउ मैंने. प्रेजेंट स्लाइड, वेट, हो गया लिख के? ये सर आपका आवाज फिर से ब्रेक हुआ अभी. ये हो गया लिख के? यस सर, डन सर. Yes sir. चलो ये लिख लो अभी, टोबैको मोज़ैक वायरस, और ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट, फ्रैंकिल कॉनराड, the one who discovered genetic material as RNA in TMV, tobacco mosaic virus, causing tobacco mosaic disease. Is this done? नो सर. डन सर. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. So this is example of plant viruses, or rather genetic RNA, as we commonly call this as genetic RNA. ठीक है. Then animal viruses, the one which causes viral infections in animals, including the human being, जैसे HIV, human immunodeficiency virus. The genetic material of HIV is RNA, retrovirus इसको बोलते हैं हम लोग. So it has the RNA as a genetic material. So naturally this is known as the genetic RNA. Okay, so ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जेनेटिक आरएनए का. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द नॉन जेनेटिक आरएनए, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया था कि नॉन जेनेटिक आरएनए कौन सा होता है. सो द वन which does not have any organism having non-genetic material as DNA, जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, but along with the DNA they have their own RNA. ठीक है, तो उनके खुद के RNA होते हैं. So that is called as non-genetic RNA. So non-genetic RNA is present in all those organisms which has the genetic material as DNA. ठीक है, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, सब अटैच कर दे. लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड. Students, just give me a minute. I need to stop this screen sharing for some time.
एक छोटा सा अर्जेंट वर्क है. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, कैन यू सी दिस नाउ? लिखो सब लोग अभी. डन सर. आंसर? Yes, sir. यस सर. चलो, हो गया अभी ये. दिस इज एनिमल वायरसेस. सिंपल कॉन्सेप्ट है जेनेटिक वायरस का. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉन जेनेटिक वायरस. नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है? द वन विच डज नॉट हैव, rather the one which has the genetic material as DNA, but then they will have their own non-genetic RNA as well, which are responsible for what? Which are responsible for various functions. तो उसमें से एक फंक्शन, अभी ये वाला पार्ट है ना, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर पढ़ा है. द वन हु वाज इन एसएससी, उनको ये शायद पता रहेगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है. So let us try and understand these non-genetic RNA and their types. So what are the types? जैसे सबसे पहला जो आता है, that is known as the messenger RNA, called as mRNA, small m RNA. Then we have, yes Sanjeevani, एक minute. Then we have the ribosomal RNA, which is known as rRNA, and the third one is known as transfer RNA, or also called as the tRNA. तो ऐसे तीन अलग टाइप के RNAs होते हैं. ओके, दिस इज लास्ट स्लाइड. सर तो ये आरएनए ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होगा ना? यस, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. ओके, यस सर. सर हाँ, कोरोना कोणत्या ग्रुप मध्ये असेल मग? ऍनिमल व्हायरसेस मध्येच ना? एनिमल व्हायरस ना, ऑफ कोर्स. आपण एनिमलच आहे ना. येस. हो गया. डन Yes. सर. चलो, ये टाइप्स ऑफ आरएनए है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. अभी एक 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 करके हम लोगों को पढ़ना है. ठीक है. So we'll start with the first one, that is mRNA. अच्छा, ये क्या होता है? एक मिनट. हाँ, वापस उन्होंने वही दिया है. या मैं ना एक स्लाइड ऐड करता हूं.
सर वो टाइप्स ऑफ आरएनए एक बार वो स्लाइड देखा ना। ये वाला ट्रांसपोर्ट आरएनए नहीं, ट्रांसफर आरएनए होता है वो पीयूष, ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसपोर्ट बताया होगा तो वो गलत है। डन सर। डन। अच्छा अभी देखो, हाँ सर हाँ नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये नाम लिखने से बेटा आगे आएगा वापस में। नहीं नहीं, ट्रांसक्रिप्शन अभी नहीं पढ़ना है, वो सब नेक्स्ट ईयर आएगा, डन सर। 12th स्टैंडर्ड में। हाँ अच्छा, अभी क्या होता है ना, जैसे इफ वी अभी सेम रहेगा, लेकिन सब लोगों को अभी एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि ये सारे कौन कौन से आरएनएज है। सबसे पहला आता है दैट इज mRNA। आई होप मैं बराबर लिख रहा हूँ उसी स्लाइड पे जहां पे मैंने, नहीं ये स्लाइड मैंने ऊपर डालना है। ओके, सो वी have three types of RNAs. One is the mRNA, other one is rRNA, and the third one is the tRNA. Now, best example of understanding these RNAs is for the protein synthesis. Okay, protein synthesis, right? Protein synthesis is basically by the forming the chain of amino acids which takes place inside the cell. जो कौन कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय द राइबोसोम्स। तो आपको पता चल गया होगा कि आरएनए कहाँ रहेगा। लेकिन ये चेन बनाने के लिए, टू फॉर्म इट्स ओन चेन, वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। क्योंकि ये जो चेन बनाने का काम जो कर रहे हैं, नासिक के बच्चों को शायद ये ध्यान में आएगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन लेक्चर में लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि किस तरीके से प्रोटीन्स बनते हैं। ओके, तो बेसिकली डीएनए का इंफॉर्मेशन हो, डीएनए के ऊपर ये सारा इंफॉर्मेशन होता है जो सेल अपने लिए चेन बनाएगा। दैट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए। लेकिन राइबोसोम, अच्छा डीएनए किधर रहता है? डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, बट राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो मतलब इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को कैरी कहां करना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म में। तो वो कौन करेगा? तो ये डीएनए के ऊपर का जो भी इंफॉर्मेशन है, इट इज कॉपीड बाय द आरएनए नोन एज mRNA। तो mRNA क्या करता है? इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए विल बी कॉपीड हियर, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय द mRNA, or rather mRNA comes out from the nucleus and reaches the cytoplasm. यहां तक ठीक? हेलो? Yes, sir. हाँ ओके। अभी मैं औरंगाबाद आऊंगा तो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। Now what has happened here is that mRNA is formed inside the nucleus, and mRNA is carrying the information from the DNA for the synthesis of proteins. कौन सा इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है? चेन ऑफ एमिनो एसिड्स वाला। ठीक है, अभी आ गया साइटोप्लाज्म में। नाउ दिस mRNA इन द साइटोप्लाज्म विल एंटर इन द राइबोसोम। ये जाएगा राइबोसोम के अंदर। तो राइबोसोम, सपोज राइबोसोम इज समथिंग लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो ये राइबोसोम में भी अपना खुद का आरएनए होता है जो ये mRNA को अट्रैक्ट करता है। करेक्ट? तो वो अपना खुद का आरएनए रहेगा, राइट? तो ये अट्रैक्ट करेगा mRNA को। लेकिन ये mRNA कौन सा इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है? दिस mRNA इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो बनता है बाय द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये एमिनो एसिड कौन कैरी करेगा? ये एमिनो एसिड कैरी करेगा tRNA। तो ये tRNA जिसका स्ट्रक्चर, कुछ tRNA, सम tRNAs आर लाइक दिस। तो ये मैं स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं tRNA का।
ओके, कुछ टीआरएनए ऐसे होते हैं और यहाँ पे रहता है उनका बेस पेयरिंग और समवेयर हियर वी आर गोइंग टू हैव इट्स ओन एमिनो एसिड। ठीक है, तो टीआरएनए का काम होता है टू कैरी द एमिनो एसिड। तो जैसा चेन बनेगा वैसा टीआरएनए अटैच होते जाएगा और वो यहाँ पे एमिनो एसिड्स लेकर आएगा राइबोसोम के अंदर एंड देन इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द चेन ऑफ एमिनो एसिड। सो इस तरीके से ये पूरा काम चलता है। अब ये मैं और अच्छे से समझाऊंगा, मैं जब वहां पे आऊंगा तो कुछ बेसिक्स में बताने वाला हूँ रिलेटेड टू द सेम, जो लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो वहां पे फिर आपको और अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना याद रखो कि ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है। ऑल दीज mRNA इज कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम डीएनए, तो डीएनए के मैसेज को कैरी करता है। rRNA रहता है राइबोसोम के अंदर जो mRNA को डायरेक्शन देगा। tRNA कैरी करता है एमिनो एसिड्स। So rRNA will not make the proteins. Proteins are made by ribosome with the help of rRNA and tRNA. समझ में आ रहा है दिया? Proteins are synthesized by ribosome with the help of rRNA and tRNA. और tRNA का जो चेन बनता है वो कौन हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा mRNA। तो ऐसा ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। वी कॉल दिस एज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अरे बुशरा, ये वही है जो आपने 10th में पढ़ा है। rRNA is present inside the ribosome. Correct, इशिता। ओके, मैं समझाऊंगा वापस ऑफलाइन में, थोड़ा सा मुझे समझाना ही पड़ेगा, या ऑनलाइन में इतना क्लियरली नहीं समझेगा आपको। लेकिन अभी यहाँ पे क्या क्या दिया है देखते हैं। व्हाट इज मैसेंजर आरएनए? सो बेसिकली डीएनए विल स्टार्ट गिविंग इट्स इंफॉर्मेशन, और डीएनए के ऊपर का जो इंफॉर्मेशन होता है ना, इट इज कॉपीड बाय द आरएनए। सो द वन विच कॉपीज द इंफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए, दिस RNA is known as mRNA and the process is known as transcription. What is transcription? When the information from the DNA is copied by RNA, or with the help of information on the DNA, RNA is formed. We call this as transcription. Transcribe का मतलब होता है to copy, मतलब ये exact same copy बनाएगा DNA का, लेकिन वो रहता है complementary copy. करेक्ट? सो इट इज लाइक दिस। तो ये रेड वाला जो है वो आरएनए है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है या फिर ग्रीन कलर का, व्हाटएवर कलर इज दिस, इट इज बेसिकली द डीएनए। सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस इज डीएनए, दिस इज mRNA। M इसके लिए क्योंकि इट इज कैरिंग द मैसेज, तो ये मैसेज कैरी कर रहा है। किसका मैसेज है? डीएनए का। इसके लिए उसको बोला गया है मैसेंजर आरएनए। राइट? हाँ Sir, when the mRNA has copied the information of DNA, it is going to contain thiamine or uracil because it has copied the information of DNA. So आप बोलो क्या करेगा वो? So where will that uracil go then? Correct, simple, very good, you are right. समझा? Yes sir. हेलो, हाँ, तो ये रहेगा आपका मैसेंजर आरएनए। सो 5% ऑफ द टोटल सेल will have cell RNA is basically mRNA, and what is its role? So it carries the genetic information from nucleus to the site of protein synthesis, that is ribosome. मतलब ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा सारा इंफॉर्मेशन लेके और चला जाएगा राइबोसोम के अंदर। ठीक है, ये लिख के रखो मैसेंजर आरएनए का रोल। सर लास्ट स्लाइड, वो जिस पे आपने लिख के दिया था वो। अच्छा, ये वाला। सर ये अभी लिखने की जरूरत है? आपने नहीं लिखा अभी तो भी चलेगा, जिसको चाहिए वो लिख सकता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। डन? यस सर।
As per the doubt asked before, where does uracil go when the DNA undergoes copying? मतलब आदित्य समझा नहीं. 6.5. As per the doubt asked before, where does uracil go when the DNA undergoes copying? DNA का कॉपी होता है मतलब क्या होता है बेटा, पता है क्या? Like for example, we have this DNA structure like this. ठीक है? It is like this. Okay? तो यहाँ पे ना, these are all complementary base pairs ना, तो कोई एक सेगमेंट है ना, वो इस तरीके से एकदम ऐसे बड़ा हो जाता है like this, और उसमें से ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है ना, वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है? तो सपोज इफ इट हैज ए, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे वापस जी है, इस तरीके से है. तो जब ये आरएनए बनेगा ना, सो दैट टाइम हाउ दिस आरएनए विल बी फॉर्म, यहाँ पे आरएनए तैयार होना चालू हो जाएगा लाइक दिस. लेकिन ये आरएनए ए के सामने क्या बनाएगा, ए के सामने क्या आएगा, टी, लेकिन टी की जगह इधर क्या आएगा, यू. फिर टी के सामने इधर बनाएगा ये ए, फिर जी के सामने ये बनाएगा सी, फिर सी के सामने ये बनाएगा जी, और वापस जी के सामने बनाएगा सी. गेट इन दिस आदित्य? Yes, sir. So where does this thymine go then? थायमिन इधर ही है ना बेटा, वो कहाँ कहीं नहीं जाएगा बेटा, इट विल रिमेन एज इट इज ना. सिर्फ ए की जगह, ए के सामने टी की जगह ये आरएनए करके वो यू बनाएगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सर फिर कोडिंग स्ट्रैंड्स के इसका क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड पे के जो भी ये है, ये आरएनए एक बार बन गया ना, आरएनए बनने के बाद ये हट जाएगा. करेक्ट? हाँ अभी सर, ये लेकिन आरएनए फिर कोडिंग स्ट्रैंड पे के जो भी ये होंगे हाइड्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस, वो तो वैसे ही रहेंगे ना. वो वैसे ही रहेंगे. अभी इसने आरएनए यानी कॉपी बना लिया अपना. सपोज ये आरएनए बाहर आ गया इधर, जिसमें यहाँ पे यू है, इधर ए है, इधर सी है, इधर जी है, इधर सी है. ये बाहर आ गया, मतलब कहना है इससे कि ये यहां से निकल गया, बराबर, इधर से चला गया. उसने अपना 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 इंफॉर्मेशन ले लिया और ये यहां से चला गया. जैसे ही ये यहां से चला जाएगा, ये सब एक दूसरे के साथ वापस ज्वाइन करना चालू हो जाएंगे एंड विल मेक द नॉर्मल डीएनए. समझा? हाँ सर. एमआरएनए का स्लाइड पूरा दिखाओ. हाँ, इज देयर सम साइमल्टेनियस स्टिमुलस बाय व्हिच डीएनए ओपन्स अप? स्टिमुलस नहीं होता है, उसके लिए होते हैं एंजाइम्स. दैट एंजाइम इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है. सो दैट एंजाइम सर हेल्प्स उसके इन साथ स्प्लिटिंग. प्रोमोटर भी ज्वाइन होता है ना डीएनए पॉलीमरेज के साथ. वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है. प्रोमोटर और इनहिबिटर, इनिशिएटर, बहुत सारे होते हैं. लेकिन मैं अभी सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूँ डीएनए पॉलीमरेज वाला. हाँ हाँ, मैं बताऊंगा आदित्य, डोंट वरी. ठीक है? चलो एनीवे, अभी ये ना आप क्या करो ना, आप सिर्फ ये इंफॉर्मेशन अभी लिख लो. जब हमारे ऑफलाइन के भी लेक्चर्स होंगे ना, तो उस टाइम पे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब. इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए बोल रहा हूँ. सर पहली स्लाइड कौन सी? यही तो है पहली स्लाइड. एमआरएनए का रोल वो लिखने का रह गया था. ये वाला ना, दिस वन ना. हाँ सर. डन सर. डन. डन सर. डन सर.
चलो, तो ये तो हो गया हमारा mRNA, बराबर है, राइट। अच्छा, दूसरा कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए। अभी राइबोसोमल आरएनए इज बेसिकली लीनियर मॉलिक्यूल फोल्डेड एट सर्टेन रीजन्स। तो कौन सा आरएनए जो फोल्डेड हो सकता है कुछ कुछ रीजन पे, तो वो रहता है आपका राइबोसोमल आरएनए। mRNA विल नेवर बी फोल्डेड, बट राइबोसोमल आरएनए कैन बी फोल्डेड, बट इट विल बी फोल्डेड एट सर्टेन रीजन्स। जहां पे फोल्ड होगा वहां पे अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना देगा, ठीक है। Now, this particular RNA is present inside the ribosome. जो राइबोसोम के अंदर होता है, so it is associated with the ribosome and almost forms the 80% of the total cellular RNA. 80% is going to be ribosomal RNA, 5% will be mRNA. और इसका काम क्या रहता है? राइबोसोमल आरएनए का काम होता है टू प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द mRNA टू एंटर इन द राइबोसोम। राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल यूनिट, एक लार्ज यूनिट, दोनों के बीच में से ये घुस रहा है, ठीक है। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द mRNA। mRNA को प्रॉपर डायरेक्शन देगा सो दैट यू नो इट कैन एंटर इन सच अ वे दैट इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, राइट। तो ऐसा रहता है आपका राइबोसोमल आरएनए। अमन, कौन सा स्लाइड चाहिए बेटा आपको? लास्ट स्लाइड, इनको बार बार ये वाला। Yes, sir. अमन, Done, sir. डांसर। ओके, सो दिस इज राइबोसोमल आरएनए। इसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन पहले ये लिख लो। डन सर। हो गया, फिनिश्ड? 1 minute, sir. या यस नुपुर। Ribosomal RNA is responsible for providing direction to mRNA so that it will start forming a proper chain of amino acid. Excuse me, sir. हाँ, Sir, it is associated with ribosomes. मतलब what work it will do? अभी बताया ना मैंने। राइबोसोम ऐसा सर, होता फिर है, से सपोज दिस इज, सुन, दिस इज लार्ज यूनिट एंड दिस इज स्मॉल यूनिट, ऐसा राइबोसोम है। ये राइबोसोम के अंदर कौन जाना चाहिए? ये राइबोसोम के अंदर एंटर होना चाहिए। यस, एंटर किसको होना है? mRNA को। सपोज ये mRNA mRNA, तो ये mRNA कहां से? अभी mRNA का ये 5 कार्बन एंड होगा और ये 3 कार्बन एंड होगा, तो mRNA को कैसे पता चलेगा कि कौन से एंड से एंटर होना है? So that help is given by the rRNA present in the ribosome. Okay, समझ में आ रहा है? हाँ, So that the ribosome can enter properly through a proper required end, तभी प्रोटीन बनेगा, नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा। समझा? हाँ सर, समझा। सर, लेकिन ये प्रोसेस इसमें ट्रांसलेशन में होगा ना? नहीं, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अभी ट्रांसक्रिप्शन के बाद आगे जो प्रोसेस होता है दैट इज ट्रांसलेशन। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन। हाँ वही। हाँ, ट्रांसलेशन नहीं है, बट ट्रांसलेशन में फिर टीआरएनए काम में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। शॉर्ट ब्रेक। श्रुति रुक। Then we have the transfer RNA, which is considered as the smallest RNA, forms around 10 to 15% of the total cellular RNA. इसके दो स्ट्रक्चर्स है। जैसे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है दैट्स कॉल्ड एज द हेयरपिन लाइक और हेयरपिन मॉडल, और दूसरा आता है क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। ओके, ऐसे इसके दो स्ट्रक्चर्स है। मैं पढ़ा देता हूं, बाद में आपको स्लाइड्स दिखाता हूं। हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, जो सबसे पहले ढूंढा गया था। अपीयर्स लाइक अ हेयरपिन, इसके लिए उसको बोला गया हेयरपिन स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा जो आता है ना, दिस इज क्लोवर लीफ विच इज वाइडली एक्सेप्टेड नाउअडेज। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, क्लोवर लीफ की तरह दिखता है, करेक्ट। सो इट अपीयर्स लाइक दिस, सो दिस इज अ क्लोवर लीफ मॉडल।
और इनका काम क्या होता है, तो टीआरएनए का फंक्शन होता है, सो इट इज बेसिकली एक्टिवेटेड, इट कैरीज द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड. tRNA on its one end will carry activated amino acid which helps in synthesis of proteins with the help of ribosomes. तो ये क्या बनाएगा, एक प्रॉपर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स बनाएगा एंड देन इट्स गोइंग टू फॉर्म दी प्रोटीन्स. सो हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन बिकॉज इट कैरीज एक्टिवेटेड एमिनो एसिड. और कौन सा एमिनो एसिड कब आएगा, दैट इज डिसाइडेड by the genes or maybe the nitrogen bases which are present on the mRNA. ठीक है, तो वैसे वो कैरी करते जाएगा. So tRNA basically अभी इतना याद रखो, it carries the activated amino acids which helps in elongation of the polypeptide chain. तो polypeptide chain बनेगा और इसी से बनेगा आपका टिपिकल प्रोटीन. तो प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा. ठीक है, so this is your RNA. अभी इसको लिख लो, rather tRNA लिखो. डन सर. ओके, सबका हो गया. हाँ सर. हाँ. चलो, ये आपका एक स्लाइड, ये दूसरा. These are the types of models we have. ठीक है, और ये लिखो, what role does it play? Carries activated amino acid, ऐसा लिखो. हाँ, tRNA carries activated amino acids to ribosomes and, और फिर यहां से इधर आओ, and helps in elongation. हाँ श्रावणी, एक मिनट. ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, मैंने निकाला था नहीं, आप भी वैसे ही है. सर पहले वाली स्लाइड बताओ ना. ये पहली तो है. नहीं, इसके इसके पहले पहले वाली. ये नहीं सर, बाद में जो वो कैरीज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स वाली. हाँ, ये इसको श्रावणी को चाहिए था. श्रावणी, हो गया क्या स्ट्रक्चर देखा? श्रावणी, ये वाला. डन सर. डन हो गया. डन सर. ओके, बुशरा इज सेइंग वेट. अच्छा, तुम लोगों को ऑफलाइन चाहे तो फिर से एक बार मैं समझा दूंगा. अभी औरंगाबाद जा रहा हूँ तो वहां पे नासिक में जब होगा तो नासिक में देखते हैं, फिर से एक बार आइडिया दे दूंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली ये सब. डन सर. कब सर? सैटरडे को भक्ति. अरे हाँ ना श्रुति, श्रुति पूछ रहे सर सैटरडे को पक्का आ रहे हैं ना? 100% आ रहा हूँ.
ओके चलो, ये तो हो गया हमारा टिपिकल जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. नाउ दिस इज आई थिंक द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज द एंजाइम्स. 101% नहीं, सिर्फ 100%. ठीक है. नाउ व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाट इज देयर केमिकल नेचर, ये सब हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है. सो देयर आर सेवरल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी. जैसे एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है. नाउ हाउ दिस केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस, दिस केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. ठीक है. नाउ व्हाट आर एंजाइम्स, ये एंजाइम्स होते क्या है. सो एंजाइम्स आर नथिंग बट द कैटलिस्ट, and the catalyst which is found in the living organism, therefore called as biocatalyst. Okay, now what exactly do we mean by this? Catalysts are the type of chemicals which will enhance, or rather which will speed up the chemical reaction without taking part in the chemical reaction. Neither they will change their structure, so that's known as the catalyst. So the one that change the rate of reaction, meaning they will speed up the chemical reaction without themselves undergoing any change. खुद कोई भी change करते नहीं अपने आप को, लेकिन they will help in speeding up the chemical reaction. So we call them as catalyst, and because it is found in the living organism, therefore called as biocatalyst. So these are known as the enzymes. Okay, ये एक point लिख लो पहले enzymes का, उसके बाद मैं आगे का बोलता हूँ. ब्रेक देना है क्या अभी? सर बहुत स्टडी हो गया आज के लिए. श्रुति परेशान हो गई है. अरे बुशरा, ये लोग बहुत इसके लिए बोल रहे हैं बिकॉज उनका और एक लेक्चर था मेरा 2 से 4, जहां पे मैंने उनको और पढ़ाया ना औरंगाबाद वालों को, इसके लिए वो परेशान है बेचारे. सर एक्चुअली बस हो गया आज के लिए. है रुक, कुछ नहीं, बस हो गया. थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा मैं आप लोगों को. 4 बजे से चल रहा ना. 6:30 है ना टाइमिंग आपका, तो 6:29 को छोड़ता हूँ ना सुबह कॉलेज, फिर घर पे आके ये क्लास, फिर अभी वो क्लास. सर वो तो क्या आज. मज्जा मज्जा. हमारा तो ऑफलाइन हाँ मालूम है मुझे, सबका ऑफलाइन चालू हो गया है. इधर भी तो चालू है ऑफलाइन. सिक्स 30 तक का टाइम है अपना, तो मैं 6:29 को छोड़ता हूँ ना. 1 मिनट जल्दी छोड़ूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो. चलो इधर ध्यान दो, कुछ नहीं होता, नो वरीज. थोड़ा सा रुकते हैं और फिर करते हैं. जब ब्रेक लेना है क्या है, 5 मिनट का. यस हाँ सर प्लीज 5-10 मिनट. 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर आते हैं. लेकिन भागना मत है सब लोग, नहीं तो चले जाते हो तुम लोग, फिर गायब हो जाते हो. टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. इट्स नाउ कितना बजा है? 6:58. चलो नहीं 5:58, 6:05 को मिलते हैं. ओके 6:05. टेक अ ब्रेक. चिल, टेंशन नहीं लेने का. ओके चलो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट हमारा दर्द. हाँ पता है तेरा दर्द, उधर आके फटके मारने वाला हूं मैं, और दर्द बढ़ेगा तेरा. रुक जरा. आदित्य सिंह, आई एम फाइन टिल 6:30. इट्स ओके, थोड़ा मैं कर देता हूँ, डोंट वरी. Yeah, so I was talking about the enzymes. हम लोग enzymes की बात कर रहे थे, तो basically they are called as the biocatalyst, which generally catalyst का मतलब ही होता है the one which does not take part in any chemical reaction but speeds up the chemical reaction, and it doesn't change its structure also. For the first time, it was discovered by this scientist. So he coined this term enzyme. ठीक है, William Kuhn is the name of the scientist who coined this particular term. एन का मतलब आता है इन, और जाइमा का मतलब आता है यीस्ट. द वन विच वाज फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड इन द यीस्ट, इसके लिए उसको एंजाइम ऐसे नाम दिया गया. ठीक है. विलियम कून इज द, खून नहीं बोलने का, कून बोलने का, कून इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट.
right, who coined this term for the first time, that is enzyme. Okay, now Buchner discovered enzymes accidentally while working with the yeast cell. ठीक है, जैसे he was working with these yeast cells so to form the sugar, तो उस टाइम पे he for the first time discovered this particular only named Bushra, not discovered. And Buchner discovered these enzymes accidentally while working with the yeast cells. जैसे शुगर केन से बियर बनता है या फिर whatever alcoholic beverages बनते, तो उस टाइम पे he discovered this particular enzymes. Correct? So again, a type of chemical in nature, a type of chemicals which will be responsible for various chemical reactions. And then we last slide. कौन सा last slide? ये वाला. लिखो. Done? No, sir. Yes, sir. Done. Finished? No, sir. Wait. Done, sir. Okay. This is the another scientist, Buchner, who accidentally discovered enzymes while working on making the alcohol. सर लेकिन अगर वो विलियम ने अगर टर्म कॉइन किया तो उसने वो उससे डिस्कवर होगा तभी उसने वो टर्म तो ये दिया होगा ना. ऑब्वियसली वो पहले नहीं है, ये पहले होगा और वो बाद में है. अच्छा, लेकिन वो नाम किसने दिया वो स्लाइड पहले आ गया. ओके. स्लाइड के हिसाब से मत जाओ. ठीक है. Done, sir. डन सर. Yes, sir. Okay, and J.B. Sumner was the first to isolate the enzyme urease. नाम का एक जो enzyme आता है, this enzyme for the first time was isolated by this scientist, urease, that is J.B. Sumner in jack bean extract. जैक बीन जो रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े बीन्स होते हैं, इसका सब्जी भी मेरे ख्याल से बनता है. तो इसके एक्सट्रैक्ट से पहली बार इन्होंने डिराइव किया यूरियस नाम का एंजाइम. Done, sir. डन. ये जो एंजाइम होता है ना, दिस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ यूरिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बैक्टीरियल एक्शन है ये. So generally this particular enzyme is found in bacteria also. तो आपने कभी देखा होगा कि जो कॉमन यूरिनल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें टिपिकल अमोनिया का स्मेल आता है. तो हमारे यूरिन में जो यूरिया होता है ना, that will be converted into ammonia and carbon dioxide with the help of urease, which is released by the bacteria present in that region. ऐसा है वो. ठीक है. हो गया. Okay. Now there are different types of enzymes which we have. ठीक है. So सबसे पहला टाइप आता है, that's called as the endoenzyme, and the second one is known as the exoenzyme. Endoenzyme का मतलब क्या आता है? The enzymes which are produced within a cell for metabolic activity. जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है for metabolic activity, उसको हम लोग बोलते हैं endoenzyme. ठीक है. So again we are going to have a producer cell, and the producer cell and the target cell will remain the same. मतलब सपोज अगर ये एक सेल है, ये सेल को कोई केमिकल रिएक्शन करना है, तो ये सेल ही अपने लिए खुद का एंजाइम बना लेगा. तो इसको हमने नाम क्या दिया? वी कॉल दिस एज एंडोएंजाइम.
नहीं, मटर अलग है श्रेया, जैकबिन अलग है, मटर अलग है मेरे ख्याल से। मटर इज नॉट दैट, मटर इज गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। अच्छा, एंडो एंजाइम समझ में आ रहा है आपको? एंडो एंजाइम में जो सेल प्रोड्यूस करता है वही सेल टारगेट सेल होता है, सो दैट्स कॉल्ड एज एंडो एंजाइम, वेयर एज एक्सो एंजाइम इज ऑपोजिट। एक्सो एंजाइम्स आर द वन विच एक्ट्स अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस। मतलब सपोज ये सेल ने एंजाइम प्रोड्यूस किया, लेकिन ये एंजाइम का एक्शन होगा ये पर्टिकुलर सेल के ऊपर, किसी और सेल के ऊपर, सो टारगेट सेल इज गोइंग टू बी डिफरेंट, सो दैट्स कॉल्ड एज द एक्सो एंजाइम। ऋतुजा, कौन सा स्लाइड चाहिए बेटा आपको? दिस वन, ये वाला? यस सर। लिखो। डन? आएंगे एग्जाम्पल्स गौरव, सब आएगा, पहले एक एक पढ़ लो अच्छे से। एंडो एंजाइम्स का ये एक्सप्लेनेशन लिख लो, उसके बाद एक्सो एंजाइम का एक्सप्लेनेशन लिख लो। Done, sir. Done? And this one is exoenzyme. Finished? यस सर। नो सर। अभी बुशरा को लास्ट स्लाइड चाहिए। बुशरा, अभी तक लास्ट स्लाइड दिखाया था तो तूने देखा नहीं, आइटम है तू भी, ये वाला। बुशरा, हाँ लिख ले। फिनिश्ड? Excuse me, sir. हाँ, सर, प्रोड्यूसर सेल इज इक्वल्स टू टारगेट सेल, मतलब जो भी एंजाइम प्रोड्यूस होगा वो उसी सेल में जहाँ पे प्रोड्यूसर है वहां पे रिलीज होगा। यस। सपोज अगर ये, जैसे मैंने इधर एग्जांपल लिया ना कि ये सेल है, ये सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होना है, फॉर दैट दिस सेल रिक्वायर्स सम एंजाइम, सो दैट एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सेल। समझा? हाँ सर। तो दैट्स कॉल्ड एज एंडो एंजाइम। और अगर टारगेट सेल कोई और है लेकिन एंजाइम कोई और सेल बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सो एंजाइम। एक्सो मीनिंग आउटसाइड, जो सेल के अंदर बनता है और सेल के लिए ही यूज होता है, दैट इज एंडो एंजाइम। जो सेल के अंदर बनता है लेकिन यूज होता है किसी और के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सो एंजाइम। यस, जो बनाता है वही यूज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडो एंजाइम। श्रावणी, करेक्ट। फिनिश्ड? यस सर। चलो, गुड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। अभी हम लोग को पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी रुकते हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे भी जल्दी छोड़ना था, बिकॉज देयर इज नेक्स्ट लेक्चर विच इज गोइंग टू हैपन ऑन द सेम आईडी। तो वैसे भी मुझे इंस्ट्रक्शन था कि थोड़ा जल्दी छोड़ो सर आज। सो यू आर लकी कि आप लोग आज जल्दी जा रहे हो। बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।